आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। मौसम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मॉनसून की विदाई के साथ ही मौसम के रुख में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, वहीं मैदानी राज्यों में भी बारिश देखने को मिल रही है। और मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मौसम का मिजाज में इस बदलाव को मुख्य वजह मान रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस सीजन का पहला बड़ा सिस्टम है जो आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के मौसम को पूरी तरह से बदल देगा। यानी कि मौसम का ये रुख सर्दियों की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही मौसम के रुख में तेजी से बदलाव दिखने लगा है। ये बदलाव पहाड़ों पर जहां बर्फबारी के रूप में दिख रहा है, वहीं मैदानों में झमाझम बारिश के रूप में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें धरती के स्वर कहे जाने वाले कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके से आई है, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही हर तरफ सफेदी नजर आने लगी। क्या पहाड़ और क्या मैदान, क्या रास्ते और क्या मकान और दुकान, हर जगह बर्फ का कब्जा हो चुका है। सुबह सवेरे से ही कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारियों का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने इसकी पेशेनगोई की थी कि आज सुबह सवेरे से ही कल शाम तक यानी 7 तारीख के शाम तक बर्फबारी जो है बालाई इलाकों में हो सकती है। फिलहाल हम अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। सुबह से हो रही सीजन की इस पहली बर्फबारी ने कश्मीर घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी को देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि घाटी के ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में घूमने पहुंचे सैलानियों में कोई रोपवे का आनंद ले रहा है और कोई मोबाइल में इस खूबसूरती को रिकॉर्ड कर रहा है। पहले स्नोफॉल के हम साक्षी है। पहले स्नोफॉल में हम आ गए, यहाँ पे गलती से आ गए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो ये कहूँगी सबको आना चाहिए। ये मतलब भारत का स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग है, भारत का नहीं वर्ल्ड का स्वर्ग है। बहुत मज़ा आ रहा है। आज लकीली मुझे स्नोफॉल मिल गया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लकीली आज स्नोफॉल हो गया, मतलब अनटाइमली हो गया। हम लोग काफ़ी लकी हैं। कश्मीर काफ़ी सुंदर है, तो सभी लोग आकर के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आई थिंक ये पहला स्नोफॉल है, तो आगे तो कंटिन्यूसली होता रहेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल पीपल। मज़ा आ रहा है सर। अब बर्फबारी में इतना अच्छा है कि हम और शूटिंग भी किया है, तो इस खुशी में एकदम इतना अच्छा लग रहा है। इतना मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इधर में आया है, घूमने के लिए आया था, तो बर्फ़ गिर गया, तो उस खुशी में हम एकदम क्या बोलते हैं, बर्फ़ में फ़ोटो भी किया है, वीडियो भी किया है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अगर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। इस बर्फबारी और बारिश को देखते हुए अनुमान यह है कि इस साल घाटी में सर्दियों की शुरुआत जल्द हो सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह से जमकर बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। कश्मीर के पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब ठंड के मौसम की शुरुआत हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। यहाँ तक कि अगर श्रीनगर की बात की जाए तो सोमवार में दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर पहले ही लोगों को आगाह किया था और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन भी इस बारिश और बर्फबारी को लेकर सतर्क हो गया है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में अभी से जमकर बर्फबारी हो रही है। एक दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया था, लेकिन आज सुबह तड़के लाहौल स्पीति में दोबारा बर्फबारी शुरू हो गई। जब लोग सुबह सोकर उठे तो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका दिखाई दिया।
प्रदेश के मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड में भी मौसम का कमोबेश ऐसा ही मिजाज देखने को मिल रहा है। केदार घाटी से आई ये तस्वीरें मौसम के इसी बदले हुए मिजाज को बयां कर रही है। केदार घाटी में हुई सीजन की इस पहली बर्फबारी को देख वहां दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केदार घाटी की तरह ही सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते गुरुद्वारे और पवित्र सरोवर के चारों तरफ बर्फ की 2 से 3 इंच मोटी परत जम चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में राहत और बचाव से जुड़ी तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जनपद में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज 6 अक्टूबर दोपहर बाद और 7 अक्टूबर तक भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में चमोली जिला प्रशासन ने ऊंचाई वाली ट्रैकिंग रूट सहित तमाम पैदल जितने भी ट्रैकिंग रूट हैं सभी को इस समय बंद कर दिया है। प्रत्येक साल हम करते हैं कि जब भी ठंड बढ़ती है तो वहाँ पे जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। तो इस बार अक्टूबर में ही थोड़ा ठंड बढ़ने की संभावना है, तो हमारे पास वहाँ पे पर्याप्त जो जलानी लकड़ियाँ हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की तरह ही मैदानी राज्य भी मौसम के इस बदले हुए रुख का सामना कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। पहाड़ से मैदान तक मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये पश्चिमी विक्षोभ इस सीजन का पहला बड़ा सिस्टम है, जो आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मौसम को पूरी तरह बदल देगा। अभी जो बारिश कुछ दिनों से चल रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से चल रही है। इससे पहले भी 2-3 दिन लगातार वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल रहा, हाई रीचेस में स्नोफॉल रहा। अभी आज की डेट में भी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान और जो एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया पे है, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। तो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमने ऑरेंज का कलर का वार्निंग दे रखा है। तो उसके प्रभाव से क्या है कि एक इसके अलावा मॉइस्चर फीड भी जा रहा है अरबियन सी से, और उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल हमारा अनुमान है वेरी हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो सकती है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है आज और कल के लिए। उधर पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में भी अभी से बर्फबारी देखने को मिल रही है। अमूमन सिक्किम में यह बर्फबारी दिसंबर के अंत से फरवरी के बीच देखने को मिलती है, मगर इस साल वक्त से पहले ही वहां बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर से अशरफ वानी, लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और दिल्ली से मनीषा लाड्डा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। आज अश्विन मास की पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में इस दिन को बहुत शुभकारी माना जाता है और पौराणिक मान्यताएं ये हैं कि आज के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और तो और आज रात चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसे में आज रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का भी विशेष महत्व है। साल की सबसे अहम पूर्णिमा आई तो मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या अयोध्या, क्या प्रयागराज, क्या देवघर और क्या मथुरा, शरद पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर भक्त भगवान के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से दौड़े चले आए। हर साल की तरह इस साल भी मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की रौनक शरद पूर्णिमा के मौके पर देखते ही बनती है। पूरे मंदिर को सफेद गुब्बारों से सजाया गया
और ठाकुर जी का श्रृंगार भी सफेद वस्त्रों और आभूषणों से किया गया। साल में यही एक ऐसा दिन होता है जब ठाकुर जी मोर मुकुट, कटी काछनी और बंशी धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे में बांके बिहारी के इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन पाकर वहां आए भक्त खुशी से झूम उठे। आज ठाकुर जी का जो है रास का श्रृंगार था। ठाकुर जी ने रास वाला आज मुकुट पहने हैं। ठाकुर जी ने मोर मुकुट, कटकाशनी, कर मुरली और माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। तो ठाकुर जी की जो आज छवि है वो महारास वाली है, जिसमें राधा रानी के साथ में और सखियों के साथ में, ब्रज के गोपियों के साथ में ठाकुर जी ने महारास किया है। वो दिन है आज। आज बिहारी जी को देख के इतना आनंद आया है, सदियों का ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मन एकदम भर गया है। उनको देख देख के मन मतलब भरा नहीं है, देख के लग रहा है बस किसी तरीके से उनको छू ले, उनकी सखियों के साथ उनको देख के बस मन इतना आनंदित हो गया कि हम लोग कानपुर से भागे भागे चले आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा था कि करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी मेरे गोविंद के आसपास झलक रही है। इतनी कृपा, इतने प्यारे, बांसुरी में इतने सुंदर लग रहे। गोविंद को मैंने बोला, गोविंद आज आप लाला नहीं लग रहे हो, आज आप गोपियों की कान्हा लग रहे हो, आज आप रास रचाने आए हो। पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और ऐसा माना जाता है कि आज की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में ही महारास किया था और यही वजह है कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए आस्थावान भक्तों का सैलाब ब्रज की धरती पर उमड़ आया। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के बंसी वट पर महारास किया था। चंद्रमा की रोशनी में वो महारास हुआ था। तो उसके बाद जितने भी ब्रज के प्रमुख मंदिर हैं सभी में ये सरल उत्सव मनाया जाता है और जो ठाकुर हैं वह मंदिर के जगमोहन में विराजते हैं। तो ठाकुर जी के साथ आज 4 सखियां जो राधा जी की प्रिय सखियां हैं, ललता हैं, चित्रा हैं, विशाखा हैं और तुंगभद्रा हैं, चारों सखी आज ठाकुर जी के संग विराजती हैं क्योंकि ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के दिन महारास किया था। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की इस तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यता ये है कि आज के दिन उपवास रखने के साथ धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। और तो और पवित्र नदियों में स्नान और सफेद वस्तुओं के दान से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह 3 बजे से यहाँ पब्लिक माँ सरयू में गोता लगा रहे हैं और भगवान विष्णु के विचरण का पुण्य लाभ अर्जित करके स्नान कर रहे हैं और माता का गौदान संकल्प कर रहे हैं और वो भी प्रसन्न हैं। जैसे आज विष्णु भगवान माता के साथ प्रसन्न विचरण में है, उनसे सब प्रसन्न जिससे माँ सरयू में गोता लगा के दान पुण्य कर रहे हैं और पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। ऐसा महान पर्व साल में एक बार देखने को मिलता है। कहते हैं कि आज रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत वर्षा भी होती है। इसीलिए आज रात खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं और जब खीर को पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है तो ये किरणें खीर में प्रवेश कर जाती हैं। अगले दिन सुबह इस खीर को अमृत मानकर खाया जाता है जिससे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा केवल पूरे वर्ष में आज ही के दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन जो खीर 3 प्रहर चंद्रमा की रोशनी में रखकर और माता लक्ष्मी को अर्पण करने के पश्चात और शिव जी को अर्पण करने के पश्चात जो प्रसाद स्वरूप बांटने के बाद खाता है उस व्यक्ति को आरोग्यता, लक्ष्मी, धन संपदा ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और खीर चूंकि चंद्रमा की चीज है उसमें चावल, दूध और जल जितनी चीजें सब और जो उसमें मीठा डलता है वो सब चंद्रमा की चीजें हैं। इसके स्वामी शिव हैं जो कल्याण देने वाले हैं। और सफेद वस्तु शुक्र और लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को भोग लगाने से मनोइच्छा, लक्ष्मी सब प्राप्त हो जाती है। शरद पूर्णिमा की इस तिथि पर वृद्धि योग के साथ साथ ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनता है जिसने अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पूर्णिमा तिथि को और भी खास बना दिया है। मथुरा से मदन गोपाल और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पटना में आज से शुरू हुई मेट्रो सेवा की। बिहार को आज पहली मेट्रो रेल मिल गई है और पटना में रहने वाले लोगों के लिए ये दिवाली के तोहफे की तरह है, जो कि वर्षों से भीषण ट्रैफिक जाम से जूझने के लिए मजबूर है। कल से 6.5 मिनट में 3.4 किलोमीटर के सफर पटना वालों के लिए राहत की पैर साबित होगा। इनॉग्रेटेड स्ट्रेच पूरी तरह से एलिवेटेड है और इस पर कुल 3 स्टेशन हैं, जिनमें पाटलिपुत्र, ISBT, 0 माइल और भूतनाथ रोड शामिल है। जिस पटना में ट्रैफिक के पीक आवर्स में महज 1-2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1-1 घंटा लग जाता है, उसी शहर में अब 3.4 किलोमीटर का फासला तय करने में मात्र 6.5 मिनट लगेंगे। वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझने वाले पटना में मेट्रो रेल का आगमन हो चुका है और रोजाना घंटों सड़क पर जाम में फंसकर अपना समय गंवाने वाले पटना के लिए ये एक बड़ी राहत है। स्लो ट्रैफिक की वजह से रेंगते हुए सफर करने वाले लोगों को यातायात का आधुनिक साधन मिल गया है। कभी प्राचीन भारत की राजधानी रहे पटना के लिए मेट्रो का 13 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आचार संहिता लगने से पहले बिहार को आखिरी सौगात दी है पटना मेट्रो के माध्यम से। पटना में आज मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है और ये पहला मेट्रो ट्रेन है जो पटना में चलने वाला है। आपको बता दें कि 3 स्टेशन पर फिलहाल मेट्रो का संचालन होने वाला है। ISBT यानी कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन, उसके बाद 0 माइल मेट्रो स्टेशन और फिर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, जहां पर हम मौजूद हैं। इस वक्त हम भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और हम मेट्रो के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि जब ये मेट्रो जो है आज जब इसका उद्घाटन हो गया है तो इसको चलने से कौन कौन से लोग को, कहाँ कहाँ के रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। हालांकि फायदा तो पूरे पटना के लोगों को होगा जो इस मेट्रो में सवारी करने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि खास करके जो 0 माइल है, जहाँ से बस पकड़ने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पटना बस टर्मिनल के पास, 0 माइल के पास, भूतनाथ के पास, तो ऐसे में इसके आसपास के लोग, जो भी पटना बाईपास के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है ये फायदेमंद होने वाला है। मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही पटना देश का 24वां मेट्रो शहर बन गया है और इस मेट्रो सेवा की वजह से शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। मेट्रो सेवा के पहले चरण में मेट्रो ब्लू लाइन पर कॉरिडोर 2 के प्राथमिकता वाले हिस्से पर संचालन हो रहा है। 4.3 किलोमीटर लंबे जिस स्ट्रेच का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से एलिवेटेड है और इस स्ट्रेच पर अभी कुल 3 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें पाटलिपुत्र, ISBT मेट्रो स्टेशन, 0 माइल मेट्रो स्टेशन और भूतनाथ मेट्रो रोड शामिल है। ISBT से 0 माइल का किराया 15 रुपए है, ISBT से भूतनाथ का किराया 30 रुपए है। ISBT मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पहुंचने में स्टेशन पर रुकने के समय को छोड़कर लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा। हर 20 मिनट के अंतर पर हर स्टेशन से मेट्रो मिल जाएगी। फिलहाल 3 डिब्बों के साथ ही मेट्रो रेल चलाई जाएगी, जिसकी वजह से यात्रा के दौरान 138 लोग बैठ पाएंगे और 945 खड़े होकर सफर कर पाएंगे। ISBT भूतनाथ रोड स्ट्रेच पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ब्लू लाइन रूट पर मौजूद है। ब्लू लाइन का पहला स्टेशन पटना जंक्शन होगा। इसका आखिरी स्टेशन नया ISBT होगा। ब्लू लाइन पर 5 एलिवेटेड और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन समेत कुल 12 स्टेशन होंगे। पटना जंक्शन से लेकर नई ISBT तक मेट्रो रेल कुल 16.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पटना मेट्रो के कोच को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है, जिस वजह से पटना मेट्रो में बिहार की सांस्कृतिक पहचान नजर आती है। कल से मेट्रो में सफर करने जा रहे आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए 360 डिग्री CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। देखिए, पटना में मेट्रो दौड़ चुकी है और इस वक्त हम मेट्रो के अंदर मौजूद हैं और पटना भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ने चलना शुरुआत की है। और ये तस्वीर देखिए, पटना के बाहर का नजारा, मेट्रो के अंदर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो के अंदर जो है वो सारी सुविधाएं लैस है जो तमाम बड़े शहरों के मेट्रो में होती है। देखिए यहाँ पर ये
LED स्क्रीन लगा है। पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। वर्तमान स्टेशन 0 माइल, गंतव्य स्टेशन पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल। ये तस्वीर देखिए जिसे ISBT कहते हैं। और अब हम मेट्रो की सवारी करते हुए हमें तकरीबन 3.25 मिनट का वक्त हो चुका है और अब कुछ ही सेकंड में ये कह सकते हैं कि हम जो है ISBT मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपको मेट्रो स्टेशन घूम करिए, माफ कीजिएगा, मेट्रो के अंदर घूम कर ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मेट्रो चल रही है। तो मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना मेट्रो को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। उनकी पहल पर 2013 में इसकी योजना बनाई गई थी। 11 जून को कैबिनेट ने DPR तैयार को मंजूरी दी थी। जून 2024 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई और 5 चरणों में ये प्रस्तावित है। पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण पर कुल 13,925 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। ब्लू लाइन मेट्रो के कॉरिडोर 2 के प्रायोरिटी वाले हिस्से का संचालन शुरू होने से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सफर करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सकेगा। पटना से अनिकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जोधपुर में शुरू हुआ मारवाड़ महोत्सव 2025 रंगों, संगीत और परंपरा से भरपूर। BSF के ऊंट दल ने जब गलियों से होते हुए उमेद स्टेडियम तक भव्य मार्च की तो शहर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई। हर कदम पर महसूस हुई मारवाड़ की शान और संस्कृति का अभिमान। देखिए मारवाड़ महोत्सव पर हमारी खास रिपोर्ट। जोधपुर की गलियां आज मारवाड़ की जीवन संस्कृति के रंगों से खिलखिला उठी। ढोल नगाड़ों की थाप और लोकगीत की धुनों के बीच पूरा शहर संस्कृति और परंपरा के रंगों में रंगा नजर आया। स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक हर कोई इस ऐतिहासिक मारवाड़ महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक नजर आया। इस खास महोत्सव के आकर्षण का केंद्र बना BSF का ऊंट दस्ता, जो हर साल इस आयोजन में अपनी खास छाप छोड़ता है। क्योंकि ये कल्चर हमें आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो दौर देखा जाता है जो युवा कल्चरों में है, सारा ख़त्म हो चुका है हमारा। तो इसी हम लोग बढ़ा रहे हैं उनको आगे आके। हमारी टीम भी आ रही है, हम लोग इसको करेंगे। घंटागढ़ से उमेद स्टेडियम तक ये दल राजस्थान शान और अनुशासन की मिसाल बनकर निकला। BSF के ऊँटों ने अपनी शानदार चाल और करतब से हर किसी का दिल जीत लिया। BSF का एक खास ऊँट दस्ता जोधपुर के विशेष प्रशिक्षण केंद्र में तैयार होता है, जो अपने अनुशासन और विशेष तालमेल के लिए जाना जाता है। शाम होते ही जोधपुर का आसमान लोक संगीत से गूंज उठा। हर और उत्सव, उमंग और परंपरा का संगम नजर आया। मारवाड़ महोत्सव 2025 ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजस्थान की संस्कृति सिर्फ देखी नहीं, जी भी जाती है। BSF के ऊँटों की शान, लोक कलाकारों की धुन और मारवाड़ी महोत्सव की रौनक, सबने मिलकर मारवाड़ महोत्सव को बना दिया राजस्थान का खास पारंपरिक उत्सव, जहां हर रंग, हर राग, हर मुस्कुराहट कहती है यही है असली राजस्थान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।